नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इसलिए मैंने लेक्चर दो पार्ट में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है और इसमें हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स है क्या, समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन दिस मतलब क्या हो गया, प्रिजर्व। मतलब पार्ट 3 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिजर्व किया गया इसको कि फंडामेंटल जो राइट है वो बेसिक ह्यूमन राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देती है। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जैसा कि आपको पता है, पहले आर्टिकल जो हम लोग का ये फंडामेंटल राइट्स था वो 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट में आता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 97 में ये जो है इसको डिलीट कर दिया गया था और इसको लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक जो है डिफिनेशन फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स है क्या? तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो प्रिजर्व किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सभी सिटीजन्स को गारंटीड देता है। दे आर अप्लाइड, मतलब ये अप्लाइड होता है ना ही बिना कोई रेस, रिलीजियन, जेंडर, कुछ भी ये नहीं देखता, ये सबके लिए सेम है। और फंडामेंटल राइट है ये इन्फोर्सेबल किसके द्वारा होता है? कोर्ट के द्वारा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो इसका डेवलपमेंट हुआ है ये इंस्पायर्ड है यूनाइटेड स्टेट का जो बिल राइट है उससे ये इंस्पायर्ड है। दीज राइट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। ये मतलब जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है ताकि हम लोग का डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर्सनालिटी के लिए, और प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी को बचाने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, इसलिए दीज आर जस्टिसेबल। अब मैग्ना कार्टा एक वर्ड आया था कि मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, तो मैग्ना कार्टा है क्या? तो मैग्ना कार्टा एक चार्टर है जो इशू किया गया था किंग जॉन से, इंग्लैंड के थे। इसमें 1215 में इशू किया गया था और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखा गया था कि किंग और उसका गवर्नमेंट लॉ के ऊपर नहीं है। और ये किस लिए किया गया? ताकि प्रिवेंट जो किंग को है उसको हम लोग रोक सके अपना पावर का मिसयूज करने के लिए। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स है वो रहता है। अब आर्टिकल आपका देखिए 14 से ये शुरू होता है जो हम लोग का 6 फंडामेंटल राइट है। तो 12 क्या है? स्टेट के बारे में है। तो देखते हैं स्टेट होता क्या है, डिफिनेशन क्या है स्टेट का। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट क्या? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट है। द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये भी स्टेट है। ऑल लोकल अथॉरिटीज़, जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी स्टेट है। और अदर अथॉरिटीज़ इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर कंट्रोल में है वो भी यहाँ पे स्टेट है। स्टेट को यहाँ डिफाइन किया गया। अब यहाँ क्या है? प्रोविजन फॉर लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले जो भी लॉ था वो कंटिन्यू रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, लेकिन अगर उनमें से कोई सा भी एक लॉ है या कोई भी लॉ है जो हमारा फंडामेंटल राइट उसको छीनता है हमसे या उसमें बाधा डालता है तो वो लॉ जो है वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इसको पावर, इसके पास आप जा सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में पहले बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कैन नॉट बी चैलेंज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेयरिंग हुआ था केशवानंद भारती केस में 1973 में। यहाँ पे बोला गया था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं।
अब रिट ज्यूरिक्शन होता है, रिट क्या होता है, ये रिट होता है लीगल ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट का क्या है, आर्टिकल 226, कैन इशू द रिट्स ऑफ हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, केटारियो एंड क्यो वारंटो। अब समझेंगे ये सब जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है। देखिए जो हेबस कॉर्पस है इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, मतलब ये इस यूज किस लिए होता है। देखिए अगर मान लिया जाए कोई पर्सन है उसको अनलॉफुली कोई डिटेन कर लिया है, तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकता है कि उस पर्सन को अभी के अभी रिलीज किया जाए। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या होता है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है। नेक्स्ट है सटेरी। तो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है अपने से लोअर कोर्ट को कि जो भी आपके पास केस आया वो इधर ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब ही होता है वाई व्हाट अथॉरिटी। अब ये क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी आपको एक्सप्लेन कर दी, इसका मतलब क्या है। अब देखिए मान लिया जाए आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप कुछ दिन के लिए बाहर गए तो आपका जो हेड है बॉस वो किसी और को आपके जगह पे रख दिया। अब आप वापस आए तो आप बोले चलो खाली करो ये जगह मेरा है, लेकिन वो जो है आपको करने से मना कर दे। तब आप जो है उससे ऑफ बॉस से है वो पूछ सकते हैं कि आप किस बेसिस पे आप इसको परमानेंट किए। अब देखिए फीचर जो है फंडामेंटल राइट्स का फीचर क्या है, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फंडामेंटल राइट्स अनलाइक ओरिजिनल लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री से आपका प्रोटेक्टेड है ये। सम ऑफ राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स while others are available to all the persons whether citizen foreigner और legal persons like corporate और companies। कुछ कुछ राइट जो है वो सिर्फ आपका हमारे इंडियन सिटीजन को दिया गया है और कुछ कुछ राइट जो है आपका एलियंस को भी दिया गया है। एलियंस को जो बाहर से आते हैं वो रहते हैं फॉरेनर्स वगैरह को। उसके बाद नॉट सैक्रोसैंक्ट, परमानेंट और एब्सोल्यूट। देखिए दोस्तों ये जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट और ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट हो और इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और पार्लियामेंट जो है इसको रिपेल कर सकता है बट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ये रिपेल कर सकते हैं और कर्टेल कर सकते हैं। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, हाउएवर द रीजनेबिलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जो स्टेट है वो आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, लेकिन वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा। उसके बाद राइट आर जस्टिसेबल। द राइट्स आर जस्टिसिकेबल एंड अलाउ पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। अगर मान लिया जाए आपका ये वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में बोल सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे छीना जा रहा है या उसका हनन हो रहा है, तो कोर्ट जस्टिस देगी आपको। एनी एग्राइव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल, मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है जैसा कि मैंने आपको बताया तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशन ऑफ राइट। द राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, मतलब जो नेशनल इमरजेंसी है उस वक्त आपका राइट सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21, जो आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये जो आपका सस्पेंड नहीं किया जाएगा। फर्दर जो है 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स है वो भी आपका सस्पेंड किया जा सकता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी और वार ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन हो। और ये याद रखिए जब नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबिलियन, मतलब आर्म रेबिलियन इज दैट इंटरनल इमरजेंसी, इस ग्राउंड पे नहीं होगा। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज। इसमें क्या होता है, द एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस फोर्स एजेंसीज एंड एनागुलर सर्विस कैन बी रेस्ट्रिक्ट, ये भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और एब्रोगेट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो एप्लीकेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है जब मार्शियल लॉ, हम लोग का ये फंडामेंटल राइट्स ये भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब मिलिट्री रूल लगा हुआ एनी एरिया में, वहाँ पे ये बंद किया जाएगा, ले लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल और कौन सा आर्टिकल में क्या है ये दिया हुआ है, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। 15 आर्टिकल क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। आर्टिकल 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। यही राइट जब मान लीजिए एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या फिर आपका वार का सिचुएशन हो तो वो जो
यहीं पे आपका प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स है, इसको आपसे ले लिया जाता है। इसमें क्या क्या आता है? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। उसके बाद आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 है क्या? राइट टू एजुकेशन। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एरिया एंड डिटेंशन। अब आगे देख लीजिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट है। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। अब हम लोग चलिए डिटेल में देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में ये आपका राइट टू इक्वलिटी इसमें आता है। अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ सेज दैट नो पर्सन शॉल बी डिनाइड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी पर्सन को आप मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं लॉ के सामने, सब लॉ के सामने सब इक्वल है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद द राइट इज एक्सटेंडेड टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स स्टेचुरी मतलब ये जो है सिचुएशन मतलब आपका फॉरेनर जो एलियन है, एलियन रहे या फिर हम लोग का जो इंडिया के पर्सन रहे, कंपनीज रहे, रजिस्टर्ड सोसाइटीज रहे, सबके लिए ये सेम है। लेकिन एक्सेप्शन है क्या है? एज पर आर्टिकल 361 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स। मतलब मान लिया जाए आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, इन पे कोई केस नहीं चलेगा जब तक वो पोस्ट पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वो जो पोस्ट है प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, उसका वहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है, वो बहुत ही क्या बोलते हैं प्रेस्टिजियस पोस्ट है। तो जब तक वो पोस्ट पे बने हुए हैं उन पे कोई हियरिंग या कार्रवाई नहीं होगा। उसके बाद है एज पर आर्टिकल 361A नो सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग कैन अकर फॉर अ पर्सन फॉर पब्लिशिंग एनी सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट के लिए बारे में या स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कोई अगर ट्रू रिपोर्ट मतलब पब्लिश करता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी लेबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनीथिंग गिवन बाय द पार्लियामेंट और एनी कमिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं द फॉरेन सोवरेन्स रूलर्स एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। अब मान लीजिए कोई एम्बेसडर है बाहर का, मान लीजिए यूएसए का एम्बेसडर है, वो कुछ क्राइम करता है तो हम लोग उसको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर देंगे, बोल देंगे आप वापस चले जाइए, क्योंकि वो लोग को इम्यूनिटी मिलता है। कौन कौन? गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, फिर फॉरेन सॉवरेन्स हो गए, रूलर्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, ये सब इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 15 में क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या कहता है? नोट सिटीजन शॉल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकते हैं इस बेसिस पे उसका रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इसमें क्या है कि सर्टेन प्रोविजन दिया हुआ है मेड फॉर द वुमेन, चिल्ड्रेन, सिटीजन फ्रॉम एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास फॉर द अपलिफ्टमेंट। मतलब अगर मान लीजिए कोई सोशली बैकवर्ड क्लास है, फीमेल है या बच्चा, उसके लिए आप कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा वो कर सकते हैं, आप एबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेफरेंस उसको दे सकते हैं। और इसी का एग्जांपल क्या है आपका? रिजर्वेशन इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वली क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे जो पब्लिकली आपका दिया जाएगा कि अपॉर्चुनिटी सबको फेयर, मतलब फेयर और इक्वल हो। लेकिन यहाँ भी एक सेक्शन क्या है कि वही जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के लिए मतलब थोड़ा सा उसको ज़्यादा अच्छा से सपोर्ट दिया जाएगा। रिजर्वेशन का 10,000 प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट में भी यहाँ रिजर्वेशन दिया गया यानी बैकवर्ड क्लास लोग के लिए। उसके बाद ऑल्सो एन इनकम्बेंट ऑफ रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट में बिलोंग टू द मतलब पार्टिकुलर रीजन और डिनोमिनेशन से। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी क्या हो गया? छुआछूत। तो ये क्या करता है कि कहीं भी छुआछूत नहीं हो, इसके बारे में ये बात करता है। ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो आज छुआछूत अनटचेबिलिटी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो गया उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब चलिए देखते हैं ये एक्ट क्या क्या इंक्लूड करता है। प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
प्रिवेंटिंग एनी पर्सन, मतलब आप कोई भी पर्सन को अपना शॉप, होटल, पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, एनी प्लेस पब्लिक इंटरटेनमेंट में आप आने से उसको अगर मना करते हैं, ये भी इसमें आएगा। रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्टल्स इस्टेब्लिशिंग फॉर पब्लिक बेनिफिट, मतलब कोई पब्लिक बेनिफिट के लिए हॉस्टल बना हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वगैरह है, आप उसमें उसको आने से मना करते हैं। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशन, रिलीजियस फिलोसफी और अदर ग्राउंड, आप जो अनटचेबिलिटी इसको जस्टिफाई भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन, रिलीजियस, फिलोसफिकल, ये सब बैकग्राउंड पे, तो ये भी आपका इस एक्ट में आएगा। इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट से बंदा बिलोंग करता है, आप उसको इंसल्ट करते हैं अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे, तो ये भी इसमें ऑफेंस माना जाता है। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश टाइटल एंड मेक 4 प्रोविजन रेट का। टाइटल, जो टाइटल दिया जाता है ना, आप देखते हो कि हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जाते हैं तो उनको ये टाइटल दिया जाता है, यही सब है इसमें। प्राइम मिनिस्टर को जाता है, प्रेसिडेंट को वगैरह को दिया जाता है जब हमारे वो फॉरेन विजिट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में आते हैं तो इंडिया का जो सबसे बड़ा टाइटल हो गया, उसके बाद भारत रत्न हो गया, फिर और वहाँ जैसे अब गए यूएई में गए तो वहाँ का हमारा मोदी को वहाँ का सबसे बड़ा टाइटल वो सब दिया जाता है, तो वो सब के बारे में ये बात करता है। अब इसमें क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी सिटीजन ऑफ फॉर ए फॉरेनर, मतलब अगर कोई आप क्या बोलते हैं इंडिया में है, कोई सिटीजन है या फॉरेनर है, तो उसको आप कोई किसी और से टाइटल नहीं ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, मतलब कोई भी फॉरेन स्टेट्स कोई आपको टाइटल देता है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब अगर कोई फॉरेनर भी इंडिया में ऑफिस होल्ड किया हुआ है तो वो कोई कंट्री से टाइटल डायरेक्ट नहीं ले सकता है, हाँ कब वो प्रेसिडेंट का कंसर्ट होगा तब वो ले सकता है। उसके बाद नोट सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट और ऑफिस फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी फॉरेनर या सिटीजन अगर पब्लिक ऑफिस में वो काम कर रहा है तो कोई भी वो गिफ्ट वगैरह हो गया, टाइटल हो गया, किसी से भी फॉरेन स्टेट से मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम क्या बोलता है, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 राइट टू फ्रीडम में आता है। तो चलिए राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, मतलब आर्टिकल 19 गारंटी ऑल द सिटीजन 6 राइट्स ऑफ फ्रीडम, जो हम लोग बोलते हैं कि वार के टाइम में इसको रिवोक किया जाता है, वो आर्टिकल 19 में 6 जो राइट्स है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में क्या क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन ऑन वन व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ एंड कन्विक्शन फ्री बाय वर्ड, बाय माउथ और रीडिंग, प्रिंटिंग, मतलब आपके पास स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट्स है आपको, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इसमें क्या है, राइटिंग आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, पिक्टोग्राफी पिक्चर बना सकते हैं, जो आए आपको ओपिनियन अपना रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मतलब उल्टा सीधा वो सब नहीं करना है, जो होता है एब्यूजिव वर्ड ये सब, मतलब किसी को जिससे दुख हो वो सब नहीं करना। नेक्स्ट है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप कहीं भी गैदर हो सकते हैं लेकिन विदाउट आर्म, ऐसा नहीं है कि आपको गैदर होने बोला गया तो आप बंदूक और लाठी लेके पहुंच गए, ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपका मतलब ये राइट है कि आप यूनियन बना सकते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं या जाके आप वहाँ घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज 2 डायमेंशंस, एग्जांपल इंटरनल राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री आर्टिकल 19, एक्सटर्नल राइट टू मूव आउट द कंट्री, राइट टू कम बैक टू द कंट्री आर्टिकल 21, मतलब एक तो है कि आप इंटरनल जो कहीं भी आप कंट्री में अपना टेरिटरी ऑफ इंडिया में घूम सकते हैं वो आर्टिकल 19 हो गया, और एक्सटर्नल क्या हो गया कि पहले आप कंट्री से बाहर गए फिर वापस आ गए तो आर्टिकल 21 हो गया। उसके बाद राइट टू रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोलता है कि आप जैसे उसमें घूम सकते थे, राइट टू मूव फ्रीली, मतलब इसमें जो है सिर्फ मूव फ्रीली था रहने का आर्टिकल। नेक्स्ट में राइट टू रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू डिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड कस्टम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल, इसमें बात क्या गया है कि आप कहीं भी तो घूम सकते हैं लेकिन जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे आप नहीं जा सकते, ताकि उनका कल्चर को मतलब बचा जा सके, प्रिजर्व रखा जाए, इसलिए वहाँ पे आप जाके नहीं रह सकते। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, मतलब आपका ये भी राइट है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हैं, प्रोफेशन को कैरी कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड या बिजनेस। लेकिन इसमें यहाँ लिखा हुआ है इट डजेंट इंक्लूड राइट टू कैरी और प्रोफेशन दैट इज इमोर्टल, मतलब ट्रैफिकिंग इन वुमेन और चिल्ड्रन, आप वुमेन और जो ट्रैफिकिंग है वुमेन और चिल्ड्रन का वो नहीं कर सकते। डेंजरस जैसे हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, ये सब का आप व्यापार नहीं कर सकते, ये सब ये आर्टिकल हमें मतलब फ्रीडम नहीं देती है।
नेक्स्ट है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सक्लूसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और कॉर्पोरेशन प्रोवाइड दैट। मतलब आपका अगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड मतलब पनिशमेंट और एक्सक्यूशन के प्रति ये आपका जो है राइट देता है। तो इसमें क्या है आगे देखते हैं हम लोग। नो पर्सन शाल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द प्राइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट और सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। मतलब अगर मान लीजिए कोई बस अगर कोई कानून तोड़ता है तभी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो जो लॉ में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। ये नहीं है कि आप अरेस्ट कर लिए तो कुछ भी आप इसको पनिशमेंट दे सकते हैं। नो पर्सन शाल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लीजिए कोई एक ऑफेंस किया है, आप उसको एक बार के लिए पनिशमेंट दे दिए, फिर वापस किया, फिर आप उसको उसी मतलब कर्म के लिए जो उसने किया है उसके लिए आप उसको फिर से आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मान लिया जाए अगर एक आप कोई इंसान को ले लीजिए, अगर वो कोई कुछ के लिए मर्डर या कुछ भी हो गया, आपका मर्डर हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी क्राइम हो गया, उसके लिए आप उसको कन्विक्टेड किए, अब वो कोर्ट में जाएगा, खुद बयान देगा अपने खिलाफ, तो इसका मतलब विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ ये माना नहीं जाएगा जब तक आप कोर्ट में नहीं बताएंगे अपने सामने। नहीं, कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ इन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी ये तो सबको, हर सिटीजन को रहना चाहिए। अगर मान लीजिए फॉरेनर कोई बाहर से भी आता है तो उसको भी तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन तो रहना ही चाहिए। तो इसलिए जो है एलियंस और सिटीजन, मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। The right to life is not merely confined to animal existence or survival but also includes the right to live with human dignity। सही बात है, ह्यूमन डिग्निटी, आप अगर ह्यूमन है तो आपका कुछ राइट है और आप डिग्निटी के साथ जिएंगे, तो ये तो रहता ही है। मेक अ मैंस लाइफ मतलब इसी के बारे में बोला गया कि लाइफ क्या क्या है, मतलब कैसे आप सही रह सकते हैं, आपका राइट दिया गया है, ये सब के बारे में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बात करता है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। अब राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है? डिक्लेयर्स दैट स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि स्टेट जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। द प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन है फंडामेंटल एंड नॉट द हायर प्रोफेशनल। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपका फ्री किया गया, लेकिन हायर एजुकेशन आपका वो फ्री नहीं है। द प्रोविजन वॉज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। जो प्रोविजन है किसमें? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया था। बिफोर द 86 अमेंडमेंट एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टेंड द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अंडर आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 ऑफ द कंस्टिट्यूशन। इससे पहले आर्टिकल 45 पार्ट 4 में ये कॉन्स्टिट्यूट था। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। डिटेंशन इज टू टाइप। देखिए डिटेंशन टू टाइप का, एक होता है प्यूनिटिव, दूसरा होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव क्या होता है? पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। और प्रिवेंटिव क्या होता है? पनिशमेंट विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन। प्यूनिटिव में क्या बोलता है कि पहले आपको अरेस्ट किया गया, उसके बाद आपका ट्रायल हुआ, कन्विक्शन हुआ, फिर पनिशमेंट मिला। लेकिन प्रिवेंटिव में क्या होता है? मतलब बिना कोई ट्रायल कन्विक्शन के आपको पनिशमेंट दे दिया गया। तो द फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट आर्टिकल का है, वो डील विद ऑर्डिनरी लॉज एंड इंक्लूड राइट टू इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया, इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब आपको आप लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकते हैं, जो वकील वगैरह रहते हैं उसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। मतलब जर्नी टाइम छोड़ दीजिए, मान लिया अरेस्ट करके आपका जैसे पुलिस स्टेशन ले गया, तो उसको छोड़ के वहाँ जेल में जब जाने टाइम से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर। मगर मान लीजिए आपका अरेस्ट का 24 आवर हो गया और मजिस्ट्रेट ने कोई वो नहीं दिया कि अब इसको मतलब रखना है, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको जो है छोड़ दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डील्स विद प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। उसमें क्या हो गया था? इसमें था आपका प्यूनिटिव प्रिवेंशन, अब इसमें क्या है? प्रिवेंटिव। इसमें क्या बोलता है? द प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल इज अवेलेबल ऑफ बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो है आपका सिटीजन को भी मिल रहा है, एलियन को भी मिल रहा है। इसमें फॉलोइंग ये पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्सटेंडेड डिटेंशन। अगर मान लीजिए कोई पर्सन को आप डिटेन किए हैं तो 3 month से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर एडवाइजरी बोर्ड मतलब जजेस ऑफ हाई कोर्ट अगर वो बोल दें तब वो एक्सीड हो सकता है।
द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनू, मतलब जिसको आप डिटेन किए हैं ग्राउंड उसका किस बेसिस पे किए हैं वो उसको बताना पड़ेगा। द डिटेनू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, मतलब जो डिटेनू है, मतलब जिसको आप डिटेन किए हैं उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट अपने आप को बता सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, जो डिटेंशन ऑर्डर है उसके खिलाफ वो अपना वो रख सके, पक्ष रख सके। तो दोस्तों हम लोग इसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 20 तक बात किए और अगले पार्ट में हम लोग आगे का बचा हुआ आर्टिकल 35 तक करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।